किसी भी कैटेगरी में नहीं है। अगर आप हो तो दिहाड़ी मजदूर हो या किसी के खेत को बटाई पर लेकर बोने वाले हो, ये समाज की स्थिति है कि नहीं? यानी देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होता है। 78 साल देश की आजादी को हो गए और 78 साल में अगर हमारे समाज की दुर्दशा है तो उस दुर्दशा के पीछे जिम्मेदार कौन है, ये जानना होगा कि नहीं जानना होगा। अगर ये बीमारी आई है, अगर ये समस्या बढ़ी है, आज समाज इतना गरीब है, एक समाज तो इतना गरीब है, एक समाज में सारे साधन है। ये कहते हैं कि जातियों की बात मत करो, अगर हम जातियों की बात न करें तो कश्यप समाज पूरा गरीब क्यों है, ठाकुर समाज पूरा अमीर क्यों है, गुर्जर पूरा क्यों अमीर है, पाल पूरा क्यों गरीब है? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? हम मानते थोड़े बहुत गरीब होते, लेकिन ये तो पूरा ही समाज गरीब है। इस पूरे समाज की स्थिति खराब है। ये स्थिति खराब होने का कारण क्या बना, ये जानना होगा कि नहीं? अगर कोई बीमारी का पता लग जाए, डॉक्टर तभी तो इलाज करेगा। तो आज आपको बीमारी बताने आए हैं और बीमारी कैसे दूर करके इस समाज का इलाज किया जाएगा और समाज को कैसे डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा, मास्टर, सिपाही और बड़े बड़े सिस्टम में पहुंचाया जाएगा, ये आपको बताने के लिए आए हैं। हम बात करेंगे 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारे लोग बहुत कमजोर थे, बहुत गरीब थे। तो गरीबों को, कमजोरों के लिए संविधान में पढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था की गई? एक आरक्षण बनाया गया। आरक्षण के बारे में जानते हैं? आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण का मतलब था जो कमजोर लोग थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था बनाई आरक्षण कि जो कमजोर है उनको मजबूत के बराबर लाने के लिए आरक्षण बनाया गया। मान के चलो यहाँ शोषित हैं, सबसे पहले एससी एसटी को आरक्षण दिया गया, ये बात पता है? एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया 22.5%। अगर 100 भर्ती होती थी, 100 डीएम बनते थे तो 22.5 यानी 22 सीटों पर डीएम एससी और एसटी बनते थे। 100 सिपाही बनते तो एससी एसटी 22 बनते थे। ये व्यवस्था बनाई गई। हमारी कुछ जातियों को एससी में रखा गया। 6 जाति हमारे चौहा, मझवार, बेलदार, गोंड, 6 जाति हमारी अनुसूचित जाति की सूची में आई और कहा कश्यप, केवट, मल्ला, निषाद, बिन, इनको अनुसूचित जाति की सूची में नहीं रखा गया। देश आजाद होता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जो जाति एससी एसटी की सूची से छूट गई है उसको ओबीसी में रखा जाएगा। ओबीसी के लिए उन्होंने अनुच्छेद 340 बनाया। एक आर्टिकल बनेगा 340 और 340 के आधार पर राष्ट्रपति और सरकार को एक आयोग का गठन करने का अधिकार होगा। तो सबसे पहले देश में कांग्रेस की सरकार बनी 1952 का। जब पहला आम चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जवाहरलाल नेहरू पंडित जी पर दबाव बनाकर 1953 में पिछड़ों के आरक्षण के लिए सूची बनाने के लिए पहला आयोग 1953 में बनाया गया। 1953 में काका कालेलकर आयोग बना। 1955 में रिपोर्ट आई, पूरे देश में घूमा गया। 2350 जातियां पूरे देश में पिछड़ी जाति पाई गई और उनको 40% तक आरक्षण देने के लिए कहा गया और 2 कैटेगरी में आरक्षण दिया गया कि मजबूत जातियां हैं उनको अलग रखा जाए, कमजोर जातियों को अलग आरक्षण दिया जाए। लगभग 22% आरक्षण कमजोर पिछड़ी जातियों को उसमें काका कालेलकर आयोग में दिया गया था 1955 में। रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई 1955 में, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिपोर्ट को ये कहकर खारिज कर दिया कि हमने पिछड़ों को आरक्षण दे दिया तो देश में जातिवाद बढ़ जाएगा। वो रिपोर्ट खारिज कर दी गई। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर 1955 में हम लोगों को 22% अलग से आरक्षण मिल जाता तो हमारे परदादा बाबा जो थे वो डीएम कलेक्टर रिटायर होते कि नहीं? आज से 70 साल पहले की बात है। 70 साल पहले हम लोगों को आरक्षण मिल रहा था काका कालेलकर आयोग में, लेकिन वो रिपोर्ट लागू नहीं की गई क्योंकि हमें जानकारी नहीं। उसके बाद 1961 में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सर्कुलर जारी कर दिया कि आप अपने अपने प्रदेशों में पिछड़ी जातियों की सूची बना सकते हो।
1975 में उत्तर प्रदेश में हेमवती नंदन बहुगुणा ने छेदीलाल सारथी कमीशन बनाया कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए। 1975 में छेदीलाल सारथी कमीशन के साथ सदस्य बनाए गए मलखान सिंह सैनी, सीताराम निषाद 5 मेंबर बने। 1977 में आयोग की रिपोर्ट आई तो आयोग ने बताया कि 3 भागों में उत्तर प्रदेश में आरक्षण दिया जाए पिछड़ों को। पहले भाग में पिछड़े वर्ग में वो जाति रखी जाए जिनके पास जमीनें हैं, जैसे जाट, गुज्जर, यादव, कुर्मी, लोधी, इनको 10.5% आरक्षण दिया जाए। दूसरे में सर्वाधिक पिछड़ा जिनके पास जमीनें नहीं, भूमिहीन जातियां हैं, जैसे कश्यप, पाल, सैनी, कुमार, नाई, जोगी, तेली, गड़गिया, विश्वकर्मा, इनको 18% आरक्षण दिया जाए। और तीसरी कैटेगरी में 2.5% मुसलमानों के लिए दिया गया। अगर वो 18.5% की संस्तुति छेदीलाल सारथी कमीशन ने 1977 में अपने रिपोर्ट में की थी, वो रिपोर्ट की जगह दबा दी गई। अगर वो 18% आप लोगों को मिल गया होता तो कितने आपके कलेक्टर होते, कितने दरोगा, मास्टर, सिपाही, इंजीनियर होते, आज समाज इतना गरीब होता है। जिला पंचायत 18 होते 100 में से, प्रधान 18 होते 100 में से। उसके बाद वो भी लागू नहीं हो पाई। 1978 में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है देश में जनता पार्टी के नेतृत्व में। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। समझ में तो आ रहा है क्या कह रहा हूं। 1978 में मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन बनाया। विश्वेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के पूर्व सांसद की अध्यक्षता में मंडल कमीशन बनाया गया और मंडल कमीशन को पूरे देश में पिछड़ों की सूची बनाने के लिए कहा गया। मंडल कमीशन ने 1931 में जो जातीय जनगणना हुई थी उसको आधार माना और उसके आधार पर पिछड़ों की सूची बनाई और बताया कि लगभग 3766 जातियां पूरे देश में पिछड़ों में है और लगभग 52% की आबादी इनकी है और इनको 27% नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। ये कहा गया 1978 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आई। 1980 में जब रिपोर्ट आई कि 27% नौकरियों में आरक्षण दिया जाए तो जब सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई तो सरकार बदल के इंदिरा जी की आ गई। इंदिरा जी ने वो रिपोर्ट दबाई। उसके बाद राजीव गांधी जी ने वो रिपोर्ट दबाई। 1990 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करते हुए देश में 27% आरक्षण नौकरी में पिछड़ों को देने की घोषणा की। पूरे देश में बवाल हो गया। अगली जाति के बच्चों ने बसें फूंक दी, यूनिवर्सिटियों के गेट बंद कर दिए, ताले लगा दिए और मंडल कमीशन हाय आए और पिछड़ों का आरक्षण का मुर्दाबाद का नारा लगाकर हमारा विरोध किया और उन्हीं के साथ हमारे बच्चे भी चले गए जिनको ज्ञान नहीं था, उन्हीं के साथ हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही मानते हुए कहा कि सही है मंडल कमीशन की रिपोर्ट, इनको 27% आरक्षण नौकरियों में मिलना चाहिए। वो लागू हुआ 1992 में। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, जो हम लोगों का ओबीसी का आरक्षण था 1992 में, यानी देश के संविधान लागू होने के 42 साल बाद मिला। ये जानकारी है क्या? 42 हम पिछड़े में आते हैं। हमारी कुछ जाति एससी में है, लेकिन जो हमारे प्रमाण पत्र हैं कहार का, कश्यप का, धीवर का, ये ओबीसी के बनते हैं। हम ओबीसी सूची में रखे गए। लेकिन ओबीसी में जब 27% आरक्षण दिया गया तो उसमें एक सबसे बड़ी गलती हो गई कि मजबूत किसान जाति आदि वही रखी गई और कमजोर भूमिहीन जाति आदि वही रखी गई। यानी जाट, गुज्जर, यादव, कुर्मी जिन पे जमीनें थी, जिनके बड़े बड़े घेर, बड़े बड़े घर थे, उनको भी उसी कैटेगरी में रखा गया। और जो भूमिहीन कुम्हार था, जो बर्तन बनाने का काम करता था, जो फूल उगाने का काम सैनी करता था, जो धीवर कहार था, जो पजेब लगाने का काम, सब्जी उगाने का काम करता था, सिंगाड़ा उगाने का, मछली पकड़ने का काम करता था, उन जातियों को भी उसमें रखा गया। अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, अगर आपके घर में 10 पशु हैं, आपके घर में 10 पशु हैं, 6 कमजोर हैं और 4 मजबूत हैं, अगर उनको आपको चारा खिलाना हो एक जगह पे, तो जो 6 कमजोर पशु हैं तो 4 मजबूत पशुओं को खाने देंगे क्या? तो सारा खा लेंगे किससे का? तो यही पिछड़ी जाति के आरक्षण में आज तक हो रहा है कि जाट, गुज्जर, यादव, सुना पाल प्रजापति, नाई, जोगी, तेली, गड़िया, विश्वकर्मा, बंजारा का पूरा 27% आरक्षण खा रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं?
उसके बाद अगर आपको ये आरक्षण सबको मिले तो इसका क्या रास्ता है? मान आपके घर में 10 पशु हैं और उनको सारों को चारा मिल जाए, उसका क्या तरीका है? आप दो गोल बनाओ, दो स्थान बनाओ, भाई मजबूत जो चाह रहे हैं उनका हिस्सा उसमें डाल दो, कमजोर उसमें डाल दो, 6 का दोनों खा लेंगे। ये देखते हुए 2001 में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक कमेटी बनाई, सामाजिक न्याय समिति, कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति के आरक्षण का बंटवारा कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ी जाति का आरक्षण 4-5 मजबूत जातियां ले रही है, उन्हीं के बच्चे डीएम बन रहे हैं, उन्हीं के बच्चे कलेक्टर दरोगा मास्टर बन रहे हैं। तो कमेटी की रिपोर्ट 2002 में आई। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में इस आरक्षण को 3 भाग में बांटा। पहले भाग में यादव को 5% दिया गया, दूसरे भाग में जाट, गुज्जर, कुर्मी, लोधी, भाई सुनो मिटा दो, पहले सुनो फिर समझ तो बात हो जाएगा। दूसरे भाग में 9% जो जाट था, गुज्जर था, कुर्मी था, लोधी था, उनको 9%, और सबसे पिछली जाति में कश्यप, सैनी, कुम्हार, नाई, जोगी, गढ़िया, इनको 14% दिया गया। यानी हम लोगों को 2002 में 14% दे दिया गया था, अलग से बजट जारी हो गया था उत्तर प्रदेश में, 14% हम लोगों को मिल गया था। लेकिन अशोक यादव मंत्री थे बीजेपी के, सुप्रीम कोर्ट चले गए, उससे स्टे हुआ, सरकार से जवाब मांगा गया, सरकार बदल के मायावती की आ गई थी। 2003 में जब जवाब देने का नंबर आया तो मायावती ने कानून रद्द कर दिया था। अगर वो 14% भी आपको आज से 25 साल पहले मिल गया होता तो आपके बच्चे कितने कलेक्टर होते, कितने दरोगा होते, कितने मास्टर होते? ये बात सही है कि नहीं? तो वहां पे खत्म हुआ। उसके बाद 2017 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार, 2 अक्टूबर 2017 को नरेंद्र मोदी जी ने देश में आरक्षण को बांटने के लिए 27% के बंटवारे के लिए एक आयोग का गठन किया, रोहिणी आयोग। जस्टिस रोहिणी दिल्ली की चीफ जस्टिस, उसकी अध्यक्षता में आयोग बनता है। उसने अभी 31 जुलाई 2023 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट है, 2 साल हो गए, वो रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी है। उसमें साफ साफ बताया गया है, रिपोर्ट अभी ओपन नहीं हुई, लेकिन मीडिया प्रेस के अकॉर्डिंग कुछ चीजें सामने आई है। उसमें 1,30,000 केंद्र की नौकरियों का डाटा निकलवाया गया, जिसमें बताया गया कि 6-7 जातियां 97.5% आरक्षण नौकरियों में ले रही है। यानी जितनी नौकरियां निकलती है 25% जातियां 97.5% नौकरियां ले जाती है, और 75% जातियों को मात्र 2.5% नौकरियां मिलती है। तो इसका बंटवारा होना चाहिए, ये रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया, लेकिन रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी है। 2018 में मुख्यमंत्री हो गया आदित्यनाथ, उन्होंने उत्तर प्रदेश लेवल पर आरक्षण को बांटने के लिए जस्टिस राघवेंद्र कमेटी बनाई। जस्टिस राघवेंद्र कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। ओम प्रकाश राजभर पिछड़ा वर्ग के मंत्री थे, और इस आरक्षण को 3 भाग में बांटने के लिए कहा। जाट, यादव, गुज्जर, कुर्मी, इनको 7%। दूसरी कैटेगरी में पहले में पिछड़ा, दूसरा अति पिछड़ा, अति पिछड़ा कैटेगरी में रखे गए सैनिक, पाल, प्रजापति, नाई, इनको 11%, और सबसे निचली कैटेगरी में कश्यप के साथ फिर 9%, वहां का 9% अलग कर दिया गया था 2018 में। अगर वो रिपोर्ट भी लागू हो गई होती, आज अभी 60,000 सिपाही की भर्ती हुई, 5,000 5,500 तुम्हारे भर्ती होते। अभी जिला पंचायत प्रधान के चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 60,000 ग्राम पंचायत है, तो 5,500 प्रधान तुम्हारे बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे लागू। 834 ब्लॉक हैं, कम से कम 80 लाख प्रमुख उत्तर प्रदेश में आपके बनेंगे। 75 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, कम से कम 8-7 जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। तो हम इस लड़ाई को पिछले 12 साल से लड़ रहे हैं कि हमारा हिस्सा हमको मिलना चाहिए। तो लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं? तो बोलिए हमें नहीं मिला तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम नहीं है, ना हो। क्योंकि अभी तक आपको इस चीज की जानकारी दी क्या? जानकारी की तो क्या जिम्मेदारी?
इसके जिम्मेदार है इस देश के राजा, इस प्रदेश के राजा जिन्होंने सरकार चलाई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी कांग्रेस हो, वे जिम्मेदार इस चीज के हैं। राजा को पता था क्या देना है, राजा को तो पता था क्या देना है, राजा दे पाए तो नहीं दे पाए तो अब आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा, और अगर सब कुछ सत्ता से मिलता है तो सत्ता में पहुंचकर अब खुद लिखना होगा अपने समाज का अधिकार। कोई आपको बताना है, ये चीज समझना है। अब हम बता दें हम क्यों आए इस लाइन में। हम तो 2005 में इंटर किया, 2005 से 2009 में